जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट स्टूडेंट्स, आप सुन रहे हैं FM 107 में आपके साथ आपकी आरजे माविश खान, और मेरे साथ मौजूद रहने वाली हैं जो इस वक्त शख्सियत ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ले चुकी हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, पाकिस्तान की बहुत ही मारूफ और पीटीवी के, जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी वो ड्रामे जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जब वो लगते थे तो सड़कें सुनसान हो जाया करती थी, वो सारे के सारे जाते हैं हसीना मोइन के क्रेडिट पे। सारे उन्हीं की कलम से लिखे हुए हैं, जिनमें बहुत ही जबरदस्त शहर आफाक, तन्हाइयाँ, अनकही और इसके साथ धूप किनारे, शहजोरी, ये सारे के सारे ड्रामे उनके हैं। तो आज हमें उनसे बात करने की सादत हासिल हुई है, तो उनको लेते हैं ऑन एयर, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। जो हालात हैं उसमें ठीक रह जाएं तो गनीमत है। जी बिल्कुल सही बात है। आजकल के हालात बड़े ख़राब हुए हैं और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और मैम, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत 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 शुक्रिया अदा करूंगी, आपने मुझे टाइम दिया है। मेरे लिए इतनी बड़ी बात है, इतनी सादत की बात है कि आपने मुझे टाइम दिया। मुझे अदा करना चाहिए कि तुमने इतनी दूर से याद किया। नहीं मैम, आप माशाल्लाह से आपकी शख्सियत और आपने जिस तरह का काम किया हुआ है और मुझे आज आपसे बात करने का मौका मिलेगा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। मेरी तरफ से, मेरे तमाम टीम की तरफ से, लिसनर्स की तरफ से आपको शुक्रिया। सबको मेरी तरफ से भी सबका शुक्रिया अदा कर देना। जी मैम, तो आ जाते हैं थोड़ा आपके काम की तरफ। आपने माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त ड्रामे, तन्हाइयाँ, अनकही, धूप किनारे, और ये सारे के सारे वो ड्रामे थे जिनकी वजह से कहा जाता था कि जब ड्रामा लगता था तो सड़कें सुनसान होती थी, कोई बाहर नजर नहीं आता था, सब लोग इतनी दीवानगी के साथ ये ड्रामे देखा करते थे। असल में उस जमाने में एंटरटेनमेंट का कोई और ख़ास जरिया नहीं था, या फिल्में थी या ड्रामे थे। और ड्रामे जब अच्छे होने लगे, पहले रेडियो पे हुए, फिर टीवी आ गया, तो जो ड्रामे अच्छे होने लगे तो फिर लोगों को एक तरीका मिल गया शाम गुजारने का फैमिली के साथ। सब मिलके देखते थे, सब जमा हो जाते थे, और तफरी, एक तरह की तफरी होती थी वो। तो ये बड़ा अच्छा जमाना था वो, कि लोग तफरी भी करते थे, सबक भी सीखते थे। फिर उसके बाद उस पे डिस्कशंस होते थे, खाने की मेज पे सारे वक्त डिस्कशन होता था कि इसने ये क्यों कहा, उसने वो क्यों किया, और ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह से एक तरह हम अपनी खुद ही तनकीद भी करवा लेते थे कि लोगों को ये पता चल जाता था कि अच्छी बातें क्या हैं और बुरी बातें क्या हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपने जो माशाल्लाह से जो ट्रेंड आपने सेट किया है पीटीवी पे और जो ड्रामों में, तो उसकी आज तक फिर मिसाल नहीं मिलती है। आपने इतने जबरदस्त, इतनी आला कहानियां कि हमने एंजॉय भी बहुत किया है। हाँ। शायद ही किसी राइटर ने या डायरेक्टर्स ने इतना एंजॉय किया हो काम करते हुए जितना हम लोगों ने एंजॉय किया। क्योंकि मेरे तो गिने चुने डायरेक्टर्स थे, आपको पता है, मोहसिन अली साहब और शिबली नदीम, दो मरहूम हो चुके हैं। अब उनको सिवाय दुआएं के कुछ दे नहीं सकती हूँ मैं, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा बनाया और उन्होंने बहुत ख्याल रखा। और हम चूंकि तकरीबन हम उम्र ही थे, इसलिए हमारी दोस्ती भी बहुत हो गई थी और हमने एंजॉय भी बहुत किया और काम भी बहुत किया। जबरदस्त मैम। अच्छा, थोड़ा सा तो मैं ये जी हाँ जी, आप मैं ये कहना चाह रही थी कि यूनिवर्सिटी से जो मैं गई हूँ टीवी, उसके बाद 40 साल तक मैं टीवी से बाहर नहीं निकली। मतलब मुस्तकिल एक के बाद एक सीरियल दिखती गई, और सीरियल की आपको मालूम है कि 13, 14, 15, कभी कभी 26 किस्तें होती थी। तो वो तो पूरे साल गुजरते चले गए, पता भी नहीं चला मुझे। बिल्कुल सही बात है। तो ये आगाज कैसे हुआ था? एक तो मैं ये लिखने का पूछना चाहूंगी, और थोड़ा सा कुछ हमें अपने बचपन के बारे में बताइए कि बचपन कैसा गुजरा था, क्योंकि इतनी आपने जो कहानियां लिखी हैं, उन आपको खुद भी अंदाजा होगा कि आपकी कहानियों को पाकिस्तान में अब तक कॉपी किया जाता है, इंडिया में बेशुमार मूवीज में कॉपी किया गया है, तो वो कहानियां अलग हैं। तो ये कहानियां आपको अपने बचपन में कहीं मिली थी? कैसा बचपन गुजरा था आपका? कहानियां देखो, ये जो इंसान जो कुछ भी लिखता है,
एक तो उसमें अपनी शख्सियत उसकी झलकती है, हम्म दूसरे उसका अपना माहौल होता है हम्म और उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग शामिल होते हैं। हम्म तो मैंने जो कहानियां लिखी हैं शुरू में वो ज्यादातर अपने ही माहौल की, अपने घर के किरदारों की, मसलन अक्का बुआ की कहानी जो है वो मेरी अपनी जो बुआ थी जो हम लोगों के बाल बांधती थी और कपड़े चेंज कराती थी बचपन में, और वो उसका था। और घरेलू माहौल हमारा इसी तरह का होता था कि अम्मा, अब्बा, बहनें और फिर रिश्तेदार आते जाते रहते थे। तो ये एक माहौल बन जाता, ये तहजीब थी हमारी, ये इकदार वैल्यूज थे कि जब बड़े आते थे तो हम बच्चे जाके वहां नहीं बैठते थे जब तक बुलाए ना जाते थे, क्योंकि वो था बड़ों की बातों में बच्चे कैसे बोलेंगे। लेकिन अब जो ये है कि दरवाजे के पीछे से छुप छुप के सुनना, ये बड़ी सख्ती से मना था हमारे यहाँ। मतलब कुछ बातें मेरी वालदा ने जो तरबियत के तौर पे की हैं वो भी मैंने ड्रामे में डाल दी थी कि इस तरह नहीं होना चाहिए, और हर बच्चे ने उस तरबियत को अपना लिया, मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने, मैंने। तो वो जिंदगी उसी तरह से हम गुजार रहे हैं। मेरे भाई डॉक्टर हैं, 2 भाई, एक इंजीनियर थे, एक हार्वर्ड से पढ़े थे, वहीं उन्होंने जॉब की थी कंप्यूटर्स में, तो आईटी हेड थे। तो वो भी बड़े मजेदार, एक मजे का कैरेक्टर जो होता है वो थे मस्खरेपन में। तो ये जो आपको एक कॉमेडी नजर आती है मेरे प्लेज में, ये मेरे अपने घर के मेरे मामू की, मेरा एक कजन था जो हमारे घर आके रहा था क्योंकि उसकी वालदा का इंतकाल हो गया था, तो अम्मा ने उसे अपने पास रख लिया था। आफाक नाम था उसका। तो अगर किसी ने शहजोरी देखी है तो उसमें एक आफाक भाई होते थे। अब लगभग नहीं लेकिन तकरीबन वैसे ही मस्खरापन जो था वो आफाक का था, और आफाक ने हम लोगों को बहुत डांट पिलवाई है क्योंकि वो बड़े थे, वो हमें उकसाते थे कि ये कर ले वो कर ले, और हम लोग सब वो कर लेते थे, छोटे जो मैं और मेरे छोटे भाई जो थे। और उसके बाद जो हम डांट खाते थे कि ये क्यों किया। मसलन एक दफा ये कि कोई बारात जा रही थी तो हम लोग बाहर गए, बाहर खड़े देख रहे थे, तो उस पे से पहले जमाने में ये रवायत थी कि शायद डोली पे से पैसे निछावर किए जाते थे। तो वो सिक्के गिर रहे थे चारों तरफ और लोग जो थे वो उठा रहे थे। तो आफाक ने कहा कि चले हम लोग भी उठाते हैं। हम सब तीनों लपक के गए और वो पैसे जमा कर लिए जितने भी जमा हुए। फिर आफाक ने कहा कि इससे हम आइसक्रीम लेते हैं। तो वो डंडे वाली आइसक्रीम उस जमाने में मिलती थी, तो उसने कहा चलो ये लेते हैं, कुल्फी। वो ली इन लोगों ने और खाते हुए बड़े फख्र से घर में दाखिल हुए। मेरी अम्मा ने देखा, उन्होंने कहा ये कहाँ से लिए तुम लोगों ने, पैसे कहाँ से आए। हमने कहा वो अम्मा वो डोली पर बारात की दुल्हन के ऊपर से पैसे निछावर हो रहे थे, सब लोग जमा कर रहे थे, हमने भी जमा कर लिए और हमने आइसक्रीम ले ली। अम्मा खामोशी से आगे बढ़ी, उन्होंने हम सब के हाथ से आइसक्रीम ली और बालकनी से निकल दी। अच्छा। उन्होंने कहा कभी सड़क पर गिरी हुई चीज मत उठाना, चाहे कुछ कोई भी चीज। और यकीन करें कि आज तक मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, बूढ़ी होने हो गई हूँ, लेकिन आज तक मैं सड़क पर गिरी हुई चीज की तरफ नजर नहीं डालती। ये तरबियत थी उस जमाने की। गई है कि किसी की चीज सड़क पर जो पड़ी हुई है वो किसी और की है, उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। बल्कि स्कॉटलैंड में एक वाकया भी हुआ था कि हम लोग स्कॉटलैंड से इंग्लैंड आ रहे थे, तो रास्ते में सर्विस स्टेशन पे रुके चाय वाय पीने। तो वहां जाके जो मैं बैठी बेंच पे, तो मुझे लगा कोई चीज चुभ रही है। तो मैंने उठ के देखा तो नीचे एक वॉलेट था किसी का, वो भरा हुआ था। अच्छा। मैंने कहा यार लाइक बेचारा छोड़ गया यहाँ। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो भाई, उससे रिसेप्शनिस्ट को जाके दिया कि देखिए ये कोई छोड़ गए हैं, इस पे नाम वाम होगा तो प्लीज उन्हें दे दीजिएगा, ये नहीं कि इधर उधर मत कीजिएगा क्योंकि वो परेशान हो जाएंगे, इसमें कार्ड्स वगैरह होंगे। तो ये तरबियत आपको मिलती है जब आपके माँ बाप देते हैं। आजकल ये हुआ है कि
तरकीब तो माँ बाप दिलवा रहे हैं, लेकिन तरबियत, बिल्कुल। इस तरह की तरबियत, झूठ नहीं बोलना है, जो बात कहो बरमला आके सच सुना दो घर में। अब जैसे मैं बोल्ड थी, तो जो कुछ भी होता था घर में आके बता देती थी। तो इससे फायदा ये होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो अलर्ट रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आप कहीं भी खतरे की तरफ जा रहे हो तो उन्हें रोक लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। और आजकल यही एक सबसे बड़ा अलमिया बन गया है कि वाकई तालीम हम सब दे रहे हैं अपने बच्चों को, लेकिन तरबियत के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। और पहले हमें यही चीजें, यही तहजीबें नजर आती थी। हमारे ड्रामे भी देख लो कैसे हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इस पे हम बात करेंगे, जो ड्रामों का आपने जिक्र किया। पहले तो मुझे बताएं, अभी आपने आफाक भाई का जिक्र किया, आपके ड्रामे का जो सबसे मशहूर तरीन किरदार है और वो उनके ऊपर ऐसी छाप लगी है कि आज तक वो कबाचा कहलाते हैं, ये किरदार कहाँ से आया था आपके जहन में? कबाचा कहता है, बहरोज अभी तक कहता है, हाँ। हसीना बीबी, मैं अभी तक कबाचा का खा रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। बड़े मजे का लगता है, बड़े मजे का है। बस वो एक जहन में आ जाता है ना कि किरदार इस तरह का बना और वो किरदार इस तरह का भी हो सकता है, अगर थोड़ा सा सीरियस भी है। अच्छा, हमारी यूनिवर्सिटी में एक लड़का था, वो बहुत सीरियस था, लेकिन बहुत बेवकूफ लगता था हम लोगों को, तो हम लोग चुपके चुपके मजाक उड़ाते थे उसका। अच्छा। उसका कुछ नक्शा मेरे जहन में था या क्या था, तो वो थोड़ा सा इधर उधर से मेरे जहन में रहा। फिर हमने उसको बहरोज को कहा कि देखो इस तरह चलो कि चलते चलते बगैर किसी वजह के तुम्हें ठोकर लगी है, तुमने गमला गिरा दिया, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब ये बड़ी सीरियसली, ये नहीं कि तुम जान के कर रहे हो। कॉमेडी तो वही होती है कि जो खुद ब खुद हो जाती है, की नहीं जाती है। आजकल की कॉमेडी ये होने लगी है कि लोग करते हैं, उसे जान के कर रहे हैं। हमें पता है कि ये करने वाले हैं, ये कर रहे हैं, तो फिर वो कॉमेडी का मजा नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। देखिए वो बड़ा तो जबरदस्त किरदार, उसका कबाचा बन गया था। हाँ। इसी तरह से हसनात भाई बन गए थे। हसनात भाई का भी एक रोल था, चक्कू है मेरे पास। तो इस तरह के लोग, हाँ, चक्कू है मेरे पास। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चक्कू है मेरे पास, याद आ गया मुझे। हाँ, सीरियस से, और वो बहुत ही अपने मामले में कि खबरदार मुझे कुछ कहना मत, वो तेल लगा रहे हैं, सुरमा लगा रहे हैं। अभी ये हमारे, चूंकि हमारे इमेजिनेशन में भी ऐसी चीजें आती रहती हैं। दूसरी बात, एक बात मैं ये भी कहूंगी, ये बड़ी सच्चाई है कि जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं दुनिया भर का, तो कुछ ना कुछ चीजें आपके जहन में रह जाती हैं, तो आप वहां से भी ले लेते हैं। और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है कि अगर आपने कोई मजेदार चीज कहीं से लगी तो आपने वो कैरेक्टर का कुछ हिस्सा संभाल लिया वहां से। तो इस तरह से मैंने किताबें बहुत पढ़ी हैं। अच्छा। तो शायद कुछ उसमें से भी आ गया होगा। तो इसलिए जो राइटर्स होते हैं उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि कैनवस बड़ा होता जाता है। जितना आप वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ते जाएंगे उतना आपका कैनवस बड़ा होता जाएगा और आपके समझ में आएगा कि इंसान ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। इंसान इस तरह का भी हो सकता है, उस तरह का भी हो सकता है। सच्चाई के रास्ते पे भी चल सकता है, बुराई के रास्ते पे भी चल सकता है, और उसे रोका भी जा सकता है। अब जैसे मैंने तरबियत की बात की, तो मुझे चूंकि घर में ये तरबियत मिली थी और मेरे घर के भाई बहन सारे और रिश्तेदार जो थे वो इस तरह के थे, इसलिए मुझे ये बात बड़ी रहती थी कि हमारे यहाँ नौकरों को डांटा नहीं जा सकता था। मतलब हम बच्चे छोटे जो थे, वो नौकर बड़े होते थे हमसे, तो हम उन्हें कभी डांट नहीं सकते थे, चाहे वो हमारे साथ कितना भी जुल्म कर लें। मसलन मेरे बचपन में बाल बहुत ज्यादा थे और घूंघर वाले बाल थे, तो काबू में नहीं आते थे। तो मेरी बुआ जो थी वो बड़े कस के चोटियां बांधती थी 2, और थोड़ी देर में वो बिखर जाते थे। तो वो जो इतनी जोर से बांधती थी कि आंसू निकल आते थे, तो मैं लाते तो चलाती थी लेकिन बोल नहीं सकती थी, क्योंकि अम्मा से शिकायत हो जाती थी, और अम्मा से शिकायत होना हमारे घर में बड़ी बात थी। क्योंकि मेरे वालिद बहुत स्वीट थे, उनसे कोई बात हो जाए तो हम उन्हीं से कहते थे अब्बा ये करवा दीजिए। अच्छा। लेकिन अम्मा के सामने हमारी जरूरत नहीं होती थी कि हम कुछ करें। हाँ। यानी अगर
महफिल में भी बैठे हूँ तो अम्मा ने अगर हमने कुछ हरकतें करना शुरू की, चुपके चुपके बातें या कुछ, तो अम्मा ने एक नजर उठा के देख लिया तो हम वहीं खामोश हो जाते। सिर्फ नजर उठा के देखना। हाँ। तो अब ये नहीं रहा है ना मुआशरा। बिल्कुल भी नहीं रहा है, अब तो अब डरते ही नहीं बच्चे औलाद। वालिदैन की भी नहीं सुनते, किसी की भी नहीं सुनते, ना वालिदैन को इतना वक्त है ना बच्चों को वक्त है। बिल्कुल ऐसी सही बात कह रही हैं आप। अच्छा, आपकी जितनी कहानियां हैं उसमें ये एक बात कही जाती है कि उसमें औरत का जो किरदार होता है वो बहुत मजबूत होता है। अगर मर्द के मुकाबले में देखें तो औरत हीरोइन जो है वो ज्यादा मजबूत होती है आपके ड्रामों में। तो इसके पीछे क्या कोई चीज थी जहन में, ये गैर इरादी तौर पे हुआ या इरादी तौर पे? तो इंटेंशनली मैंने किया है, क्योंकि मैंने जो लिटरेचर पढ़ा शुरू में बचपन में के बाद, जो अम्मा मेरी वालदी की लाइब्रेरी थी, उसमें बच्चों की भी एक अलमारी होती थी किताबों की, और वो तो पढ़ डाली थी हमने, फिर बड़ी किताबें भी हमने थोड़ी पढ़ ली। तो हर किताब में मुझे ऐसा लगा कि जैसे डिप्टी नजीर अहमद की किताबें थी, राशिदुल खैरी साहब की किताबें थी, सब अम्मा ने पढ़वाई कि तरबियत के लिए, लेकिन उसपे मुझे अंदाजा ये हुआ कि उसमें लड़कियां जो हैं वो बहुत कमजोर होती हैं, यानी कमजोर की जाती हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि उसमें इनसे ये कहा जाता है कि तुम जवाब नहीं दोगी, तुम ये काम करोगी, सारे काम करोगी तुम, मतलब उनकी अजमत का ताज यही होता है कि वो बेजबान हो, बेजबान हो, हर एक की बात सुन लें, हर एक काम करें, और मतलब कोई उनके ऊपर अगर कोई ज्यादती भी करे तो जवाब नहीं दे सकती। अगर कोई, जैसे अजीम बेग की एक किताब थी कि उसमें सौकन ले आए वो दूसरी बीवी शादी करके, और उसके बाद उन्होंने पहली बीवी से कहा कि तुम फला चीज बहुत अच्छा बनाती हो, उसके लिए बना दो, मैं उसके लिए लेके जाऊंगा। तो उन्होंने जल्दी से वो बना के बहुत अच्छी तरह से दी। तो मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा ये क्या है, ये तो बहुत ही बेवकूफी की बात है कि एक औरत, क्योंकि हमारे घर का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था, हमारे अम्मा के सामने कोई छू नहीं कर सकता था। तो मैंने कहा हमारे घर में तो ये नहीं होता। तो अम्मा ने कहा कि देखो बाज जगह होता है, और लड़कियों को इसलिए भी समझाया जाता है कि बाज वक्त उनके ऊपर वाकई जुल्म होता है, तो उनको ये ख्याल रहे कि ऐसा भी हो सकता है, और वो अपने आप को मजबूत बनाए। ये मजबूत बनाने का एक तरीका है, कमजोर बनाने का नहीं है। अम्मा ने बड़ी अच्छी तरह समझाया था कि देखो बेटा, इंसान को अपने आप को मजबूत बनाना हो तो उसे तमाम कमजोर चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि हम किस तरह आगे बढ़ेंगे, किस तरह से हमको फेस करना है। अगर हमारे साथ जुल्म हो तो हम उसमें कोई वावेला तो नहीं मचा देंगे, ना हम मारपीट कर सकते हैं, ना हम बदतमीजी कर सकते हैं, ना हमें गालियां देना आती हैं, लेकिन ये कि हम किसी तरह अपनी शख्सियत को इतना मजबूत बना लें कि अगला हमारे साथ जुल्म करने की जुर्रत ही न कर सके। ये एक बात जो मुझे बचपन से समझ में आई थी, वो मेरे जहन में थी। और जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने यही लिखा कि लड़कियां, क्योंकि हमारे घर में भी लड़कियों के ऊपर इतना मेरे घर में तो मेरे वालिद का ये कहना था कि कभी लड़की पे हाथ नहीं उठाया जाएगा। अगर किसी को सजा देना है कि वो गलती हो गई है लड़के की, तो लड़के को आप एक आध हाथ मार सकती हैं, लेकिन लड़की पे कभी हाथ नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं और लड़कियों को आइंदा जिंदगी का हमें पता नहीं होता, इसलिए लड़कियों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो जब आप इतने प्रोटेक्टेड फैमिली से आए हों तो आपको ये हमेशा आपके जहन में रहेगा कि लड़की जो है बड़ी कीमती चीज है। मतलब मेरे जहन में ये है कि लड़की, औरत बड़ी कीमती चीज है और उसका ख्याल रखना चाहिए और उसे बहुत ही संभाल के रखना चाहिए। और फिर औरत को भी ये ख्याल होना चाहिए कि उसकी अजमत है और उसकी अजमत के सामने कोई बोल नहीं सकता। मसलन मैं अपनी बात बताऊं कि मैं यूनिवर्सिटी में इतने साल रही, कॉलेज में रही, शो बिजनेस में 40 साल रही, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं हुई कि मेरे सामने आके कोई गलत जुमला बोल सके। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। ये आपको अपना खुद ही एक शख्सियत बनाना पड़ती है
कि आपके करीब कोई ना आ सके, ना कोई गलत बात कर सके आप। बिल्कुल सही बात है। आप हो गई, फातिमा सुरैया बजिया, ये सारी वो खवातीन हैं जिनकी एक इज्जत और इनका वक़ार ही अलग है आज तक। मतलब आज तक लोग इनकी बात करते हैं तो वही एहतराम बात होता है है। ना, फैमिली की तरफ से अगर आपकी मजबूती है और आपको बैकड्रॉप इस तरह का मिला है कि आप मजबूत हो गई हैं, तो फिर कोई नहीं आपको तंग कर सकता। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आजकल जैसे आपकी कहानियों में हमें, जैसे मैंने कहा, औरत मजबूत नजर आती है, पुरवकार नजर आती है, एक बहुत ही एक अलग सी पुरअसर से शख्सियत होती है उसकी। आजकल के ड्रामों में और आजकल का जो माशरा, जो पिछले दिनों विमेन राइट्स का बहुत ज्यादा चल रहा था, ये फेमिनिज्म का चक्कर है, तो इसको आप किस तरह से देखती हैं? आपने अपने ड्रामे में औरत को दिया था विमेन एम्पावरमेंट, उनको मजबूत बनाया था, लेकिन अब वो चीज बिल्कुल अलग हो गई है, तो इसको आप कैसे देखती हैं? वो असल में हुआ ये कि 40 साल तक तो मैंने ये काम करती रही और मेरे ख्याल में मैंने बना भी दिया था लड़कियों को मजबूत बिल्कुल, और स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आज तक वो बच्चियां मुझे मिलती हैं और कहती हैं कि आप और ड्रामे लिखिए, अब कैसे ड्रामे लिखे जा रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये कि उसके बाद का जो दौर आया, जो नए लिखने वाले आए, वो एक तो डाइजेस्ट के राइटर्स थे जो कहानियां लिखते हैं, और कहानियों बस इश्क मोहब्बत की कहानियां जिसमें लड़के, एक तरह की सेंसेशनल कहानियां होती हैं जिसमें कि लड़की को मार पड़ रही है, और ये आप बड़ा एक तरह का धचका देते हैं आवाम को, क्यों हो थप्पड़ पड़ा तो बड़ी ऐसी बात हो गई। एक डायरेक्टर ने मुझे बताया कि जब एक लड़की को थप्पड़ मारते हैं तो हमारी रेटिंग बढ़ जाती है। मैंने कहा भाई ऐसा करो कि अगली दफा किसी आदमी को मार के देख लो, शायद रेटिंग और बढ़ जाए। तो ये जो है ना, ये फजूल बातें हैं बिल्कुल। ये आप, एक तो मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगी कि आप अपने माहौल की अक्कासी करते हैं। जिसने जैसा माहौल देखा है, जैसा जिसकी शख्सियत होती है, वो शख्सियत उसकी तहरीर में आ जाती है। एक बात। दूसरी बात ये कि आपने औरत को कमजोर दिखा के या सनसनी फैला के कोई कमाल नहीं किया। बिल्कुल। आप उसे मजबूत भी दिखा सकती थी। आप ये और आप मुआशरे से बिल्कुल हट गए हैं, अपनी तहजीब से बिल्कुल हट गई हैं। यानी आप ये नहीं होता कि कोई भी लड़की अपने घर से निकल के किसी लड़के के घर में जाके बैठ जाए कि मैं तो आपको पसंद करती हूँ और मैं आप ही से शादी करूंगी। मैंने तो जिंदगी में इतनी बड़ी हो गई हूँ, आज तक नहीं देखा किसी लड़की को ऐसा करते। लेकिन अगर एक आध जगह होता भी है, अगर होता होगा, वो जैसे कॉन्फ्रेंसेस में जब बात होती है तो मैं हमेशा ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं इनके खिलाफ बोलती हूँ। इस तरह की बातें ना कीजिए जो कि आइंदा इस पे लोग वाकई आराम से, एक दफा देखो बेहयाई का मुंह खुल जाए, एक दफा आप पर्दा हटा दें तो फिर लोग आराम से बेहयाई पे आ जाते हैं कि भाई अब तो बात खुली गई है, चलो ठीक है। तो इस तरह मत करें। लेकिन ये कि लोग ये कहते हैं कि भाई ऐसा तो हो रहा है, हमारी सोसाइटी में होता है ऐसा, चलो होता होगा, 10% होता होगा, 5% होता होगा, 20% होता होगा कहीं, लेकिन उसे आप 100% बना के अगर सबके सामने ले आएंगी, कीचड़ फैला देंगी चारों तरफ, तो फिर कीचड़ समेटेगा कौन? आप तो नहीं समेट रही हैं, आपने रिजॉल्व नहीं किया, आपने मकसद ही नहीं बताया कि इसका मकसद क्या है। अभी मैं एक ड्रामा देखा मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें मुझे जवाबात देना होते हैं, तो मैंने 2-4 क्लिप्स देखे। तो उसमें एक ड्रामा था जिसमें एक लड़की को पीरनी बना के बिठा दिया आस्ताने पे, और औरतें आ रही हैं और वो ख्वाब देखती है और ख्वाब बताती है और उसका नजराना मिलता है और बाप ये काम करवा रहा है और बहन उसके जो मंगेतर है, दोनों बहनों के दरमियान एक वो चल रही है जेलसी, क्योंकि वो जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है वो बहन भी करना चाह रही है। और एक दूसरा ड्रामा जिसमें ससुर की नजरें जो हैं वो बहू के ऊपर है। कितनी बुरी बातें हैं, बिल्कुल कितनी खराब बातें हैं ये। मैंने सिर्फ ये कहा बात उस दिन
कि देखिए बात यह है कि आप लोगों ने तो लड़कियों को बेदबार कर दिया है। बिल्कुल। हर लड़की जब शादी करेगी तो वो बड़ी बेदबारी से जाएगी, क्योंकि उसे पता नहीं होगा कि उस घर में कौन आदमी अच्छा है कौन बुरा है, जेठ अच्छा है देवर अच्छा है, कौन अच्छा है कौन बुराई कर सकता है। तो वो सबसे अलर्ट रहेगी, तो वो जो अपने आप में सिमट जाएगी, वो उनसे मिक्स नहीं हो सकेगी, वो उन्हें भाई नहीं कहेगी, वो उन्हें बाप नहीं समझेगी। बिल्कुल। क्योंकि हमारे यहाँ तो जो बच्चियां जाती हैं वो तो फिर ससुर को बाप ही समझने लगती हैं और जेठ और देवर को भाई समझने लगती हैं। लेकिन आप लोगों ने इतना बुरा कर दिया है कि अब लड़कियां जो हैं, अच्छी लड़कियां जो हैं, वो खौफजदा होके जाएंगी और वो किसी के ऊपर एतबार नहीं करेंगी। फिर जब एतबार ही नहीं होगा तो फिर जिंदगी कैसे गुजरेगी? बिल्कुल सही ये बात। बड़ा, ये इंतहाई बुराई हो रही है जिसको कोई रोक नहीं रहा है। और रोक इसलिए नहीं रहे हैं कि पैसे मिल रहे हैं। राइटर को भी पैसे मिल रहे हैं तो वो धड़ाधड़ लिखे जा रहे हैं, एक शादी हुई तलाक हुई, दूसरी शादी हुई तलाक हुई, तीसरी शादी हुई। भाई क्या है ये तमाशा? इतना आसान हो गया है कि शादियां होना एक से दूसरी, और रिश्ते भी मेरी समझ में नहीं आते कि वो पहला शौहर भी आता है, दूसरा भी आता है, पता नहीं तीसरा भी आता है। बिल्कुल। क्या हो रहा है ये? बिल्कुल। और अपनी भांजी से अपने शौहर की शादी करा दी है, पता नहीं ये भी क्या किस्सा था, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो इस तरह की बेवकूफी की बातें अगर आप लिखना चाहें तो आप लिखते चले जाओ भाई। आप पैसे कमाना है ना, तो पैसे बनाने के लिए आप 50 लिख दो, 50 किस्तें लिख डालो, लेकिन इससे नुकसान क्या होगा? 50,000 लोगों का, 50,000 लड़कियों का। इस नुकसान की किसी को परवाह नहीं है, क्योंकि आप तो अपनी जिंदगी गुजार चुकी हो। पता नहीं आपकी बेटियां किस तरह गुजार रही हैं, आप किस तरह अपनी जिंदगी गुजारी है, आपने ये काम किए हैं या नहीं किए हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि इंसान जो कुछ करता है वही अमल सामने आता है। बिल्कुल सही बात। आप ये ना करें कि ये इस तरह की बातें, क्योंकि ये हमारी तहजीब में नहीं है, ना हमारे इक़दार में है, ना हमारे मजहब को तो खैर मैं नहीं टच करती हूँ, लेकिन कल्चर में तो नहीं है ना हमारे, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप मगरबी लिबास पहन के चलती है मगर आप लगती वही हिंदुस्तानी है, तो फिर क्या फायदा? आप अगर आप शोल्डर लेस लिबास पहन के स्टेज पे आ रही हैं और चाल आपकी ऐसी है और शख्सियत ऐसी है कि वो आप वो तो नहीं लग सकती हैं आप एलिजाबेथ टेलर, आप तो वही लगेंगी जो आप हैं। बिल्कुल। तो फिर क्या फायदा है ऐसे ड्रेस पहनने का? अपनी ड्रेस पहनो, अपनी ड्रेस की जो शान है वो अलग बात है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं ये खराबियां ला रही हैं, और खराबी कौन करवा रहा है इसका मेजर जो मैं कहती हूँ ब्लेम जाता है, ये चैनल हेड्स पे है। अगर वो रोकना चाहें तो रोक दें। पीटीवी पे स्क्रिप्ट एडिटर होते थे जिस जमाने में मैंने काम किया, इफ्तिखार आरिफ साहब होते थे, मुदब्बिर रिजवी साहब होते थे, और उसमें एक लफ्ज भी अगर इधर से उधर उन्हें लगे कि शायद इसकी मीनिंग कुछ और ली जाए तो वो चेंज करवा देते थे। और जाहिर है उस जमाने में ना कपड़ों पे इतना जोर था, आम कपड़े पहने जाते थे, वही शलवार कुर्ता दुपट्टा। तो वो बात होती है कि आप कह क्या रहे हैं, बिल्कुल। आपको सबक क्या देना है इस ड्रामे से। ये नहीं होता कि आपने कपड़े कितने हजार के पहन लिए हैं, आपने दुल्हन वाले कपड़े पहन के आ गई हैं, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। शहनाज शेख जितनी खूबसूरत लड़की, वो तो आम कुर्ते आपने देखा होगा अनकही में, उसमें कभी कोई खास कपड़े नहीं पहने, क्योंकि हमने जिस क्लास का उसे दिखाया था उसी क्लास में रही वो। बिल्कुल। तो फिर ये वाली बातें हैं जो गलत हो रही हैं और जिनको सही करना जरूरी है, और अभी भी वक्त है, और मेरे ख्याल में अब कोशिश भी हो रही है कि इसको सही किया जाए। काश लोग समझ जाएं और उसे सही कर लें। और आप लोगों को जो कि मीडिया के लोग हैं, आप लोगों को अगर थोड़ा सा प्रोटेस्ट ज्यादा कर देना चाहिए, तो ये ना हो कि आप एक शो करने के लिए अमेरिका जा रहे हैं तो दूसरा शो करने कनाडा जा रहे हैं। इसलिए भाई पैसे समेटना है ना,
बिल्कुल। और वहां पे आप अंग्रेजी लिबास पहन के आ रहे हैं, और फिर अंग्रेज को अंग्रेजी लिबास दिखाने से क्या फायदा, वो तो पहनते ही वो है। हाँ, बिल्कुल सही और बात है। इंडियन कल्चर हमारे कल्चर से मुख्तलिफ है। बिल्कुल। अब मैंने एक अभी ड्रामा देख रही थी जिसमें जनाजा रखा हुआ है जमीन पे, और सारी औरतें सफेद लिबास पहन के आ रही हैं। ये भी ये एक हमारा ट्रेंड है कल्चर नया। नहीं, जी बिल्कुल। ये इंडियन है। तो आप क्यों नकल करते हो भाई? हमारे यहाँ जो है वो है, और हमारी तहजीब कोई गलत तहजीब नहीं है, हमारी तहजीब बहुत आला तहजीब है। तो आप उसी को फॉलो करो और उसी से आप जो मकसद है वो दें। और फिर ये कि हर ड्रामे का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। बेमकसद ड्रामे दिखाने से कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। क्योंकि बेमकसद लफ्ज जो होते हैं वो जाये हो जाते हैं, 2 मिनट बाद लोग भूल जाते हैं, या ये कि खत्म हो जाता है उनका असर। इसी का नतीजा है कि आप देख लीजिए इतने अरसे से ना कोई कैरेक्टर किसी को याद है, ना कोई कहानी याद है। बिल्कुल। फिर ये तो जाये हो गया ना। आपने 10-20 साल जाये कर दिए जिंदगी के। बिल्कुल सही बात। लिखा तो आपने बहुत, 25-25 सीरियल्स लिख लिए, महल बना लिए, कोठियां बना ली, ये तो खैर आपको फायदा हो गया। लेकिन लोगों की जिंदगी के इतने साल आपने जाये कर दिए, क्योंकि उन्हें तो एक लफ्ज भी याद नहीं कि कौन कौन था। शायद आपको याद हो, मुझे मैं तो खैर बिल्कुल देखती नहीं। नहीं, अभी जो 2 साल से मैंने बंद किया हुआ है। जी, एक लास्ट एक ड्रामा आया था यकीन का सफर, और उसमें मैं उसके बारे में बात भी करना चाह रही थी आपसे। वो बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो धूप किनारे के किरदार थे, डॉक्टर अहमद और डॉक्टर जो जूबिया थी, उसमें जूबिया थी नहीं, डॉक्टर जोया थी। तो उन्हीं को मतलब जो उन्हीं किरदारों को लेकर वो बनाया गया था। वो ड्रामा बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, और वो उसमें बने थे किरदार जो बाद में हमारे पास ये जो नाम मेरे जहन में एकदम से नहीं आ रहा है, उनका बेटा ही है जो अनकही में जो है आपके हीरो आसिफ रजा मीर, आहत रजा मीर को उसमें हीरो बनाया गया था। वो किरदार लोगों के जहन में बहुत अरसे रहा था, लोगों ने बहुत मतलब जो है वो पोस्ट भी किया, उस किरदार को फॉलो भी किया, बहुत पसंद किया। तो वो था, लेकिन वो भी आप ही के ड्रामे से लिया गया किरदार थे दोनों। अब ये तो गलत बात है ना कि आप इतने मेरे पॉपुलर ड्रामे को कॉपी करेंगे, तो जाहिर है वो तो बहुत ज्यादा तो हो ही जाएगा। जी बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस थी दोनों किरदारों में। जैसे आपने भी डॉक्टर्स दिखाए थे, डॉक्टर्स की लाइफ दिखाई थी धूप किनारे में, तो बिल्कुल उसी तरह से। और उसको लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि वो मतलब वही चीज है ना, लड़की के अंदर एक शर्मो हया, एक जो पुरवकार शख्सियत होती है वो दिखाई गई, लड़के की शख्सियत, उसकी सोच, उसकी मेच्योरिटी दिखाई गई। किसने लिखा था? मैंने नहीं देखा। फरहत इश्तियाक का ड्रामा था। अच्छा। लेकिन मुझे उसमें बहुत ज्यादा लगा था रिजेम्बलेंस के, धूप किनारे की मुझे बहुत फील हुई थी, झलक नजर आई थी उसमें। तो वो किरदार लोगों को लेकिन याद रहा। के देखूंगी जरा। हाँ जी बिल्कुल, आप देखिएगा। तो इंडिया में तो कॉपी होता रहता है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान का मुझे नहीं पता था। वैसे पाकिस्तानी ड्रामे अब मैं देखती भी नहीं हूँ, लेकिन आजकल ये उर्दू कॉन्फ्रेंस से पहले 2-4 देखे मैंने। जैसे ज़ेबाइश है, जैसे यही था जो जिसमें एक पता नहीं क्यों कौन थी, उस आस्ताने पे बैठती थी खातून, और एक और था। तो इस तरह के ड्रामे जो है ये बिल्कुल बेमकसद होते हैं, बिल्कुल बेमकसद होते हैं। और ये ड्रामा ज़ेबाइश आपने नेगेटिविटी इतनी बढ़ा दी है। इतने इस ड्रामे में ज़ेबाइश में एक भी कैरेक्टर पॉजिटिव नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। यानी जो आखिरी 3 मैंने देखे हैं, लास्ट तो मैंने पूरा देखा भी नहीं, मैं घबरा गई थी, बिल्कुल खत्म कर दिया। मैंने कहा ये इतनी फजूल चीजें। एक भी कैरेक्टर जो था वो पॉजिटिव नहीं था, सारे नेगेटिव कैरेक्टर थे। सब एक दूसरे को के खिलाफ थे, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, मार कूट हो रही है, किसी को मार दिया जा रहा है, और पता नहीं आखिर में मार भी दिया गया था, क्या हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं, ये आप क्या माशरे को क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये लिखने वाले की बड़ी जिम्मेदारी होती है, कलम की जिम्मेदारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप किस तरह इस कलम को लेके बेमहार चल दी और उसमें आपने लिखना शुरू कर दिया, जो मर्जी आए लिखे चले जा रहे हैं। इस तरह नहीं होता है। और मतलब डायरेक्टर को भी इतनी अकल होना चाहिए कि वो ये सोचे कि ये इस तरह सब नहीं हो सकता।
कि आप इतने गलत रिश्ते बना देंगे तो फिर रिश्ते का तो तकद्दुस ही खत्म हो जाएगा। न बहन बहन पे प्यार करेगी, न माँ बेटे पे केयर करेगी, तो ये फिर ये क्या रिश्ता रहेगा। बिल्कुल सही बात है आपकी, सही। और ज़ेबाइश ड्रामा थोड़ा मतलब अफसोस की बात ये है कि बुशरा अंसारी ने लिखा था, लेकिन वही चीज़ है कि वो एक्टर हैं, वो राइटर हैं नहीं, अब वो ड्रामे लिख रही हैं। बुशरा अंसारी का लिखा हुआ था। जी जी बिल्कुल, ज़ेबाइश तो बुशरा ये अंसारी उसमें का लिखा लिखा हुआ हुआ नहीं आता है, यूट्यूब पे ये नहीं पता चलता कि किसका लिखा हुआ था। जी। लेकिन बुशरा एक्ट कर रही थी और वो बहुत बुरी एक्टिंग थी। खैर ये अल्लाह माफी। जी। अच्छा, तो ये भी एक रीज़न है ना कि अब एक्टर और जो लोग भी जिस फील्ड में थे उन सब लोगों ने राइटिंग को बेसिकली इजी भी बहुत समझ लिया है कि किसी के भी मतलब जिसका दिल चाहता है वो सोचता है कि मेरी कोई कहानी है, कहीं से पढ़ी थी, कुछ थी, तो वो मैं लिख देता हूँ और उसको ड्रामा बन जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें सामने आ रही हैं। यानी जिंदगी की कहानी, वैसे तो खैर जिंदगी की कहानी से ड्रामे बनते हैं, लेकिन देखो लिखते वक्त ये ख्याल रहता है कि जिंदगी हम पे गुजरी है, इन लाखों लोगों पे तो नहीं गुजरी है जो देख रहे हैं। अगर हम इन्हें जिंदगी का इतना बुरा रुख दिखा देंगे तो इनका तो एतबार टूट जाएगा ना जिंदगी पर से, इनकी जिंदगी की खूबसूरती पर से इनका एतबार टूट जाएगा। तो आप उसे तो बरकरार रखें कम अज कम। बिल्कुल सही बात। लेकिन हम बरकरार नहीं रख रहे हैं, हम उसे खराब से खराब तर करते चले जा रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं, समेट नहीं रहे हैं बिल्कुल। तो ये गलत काम जो हो रहा है, इस काम को रोकना चाहिए। और ये सबका फर्ज है, आवाम का भी, लिखने वालों का भी, करने वालों का भी, चैनल्स का भी। लेकिन अब ये है कि 50 चैनल हो गए हैं, हर रोज उसमें पता नहीं कितने ड्रामे होते हैं, तो कौन देख रहा होगा उनको। नहीं, वो अब उस तरह से देखे भी नहीं जाते। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, देखे भी नहीं जाते। और फिर वो कहानियां उतनी स्ट्रॉन्ग देखता होगा। बिल्कुल। अब उसमें अब गलती ये हो रही है कि उसमें बाज अच्छे भी अगर ड्रामे आते होंगे तो वो अननोटिस चले जाएंगे, क्योंकि कोई देखेगा नहीं। बिल्कुल तो ये ऐसे जो है, ये तो या तो हर चैनल को चाहिए कि सिर्फ एक ड्रामा दिखाए रोज, और वो महदूद करें, उसका असर हो कुछ, उसको चेक करके भेजे। चेक करने वाले नहीं रहे पैसे बचाने के लिए। जो ऑडिट उसके लोग होते हैं, जो स्क्रिप्ट कंटेंट हेड होते हैं, उनको हटा दिया गया है। तो वो फिर किस तरह कौन चेक करेगा? डायरेक्टर, अच्छा डायरेक्टर भी या तो ट्रेन डायरेक्टर हो। अब आजकल ट्रेन डायरेक्टर तो रहे नहीं है, किसी ने 2-4 दिन एक्टिंग की 2-4 ड्रामों में, उसके बाद वो डायरेक्टर बन के आ गया। बिल्कुल ऐसे तो ही। अब ये भी एक मसला है कि हर आदमी डायरेक्टर नहीं बन सकता। बिल्कुल सही बात है। और ना हर आदमी राइटर बन सकता है। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आर्टिस्ट ही रहिए, राइटर बनने की कोशिश न करें। और अगर आप राइटर हैं तो डायरेक्टर बनने की कोशिश न करें, जब तक कि आपने ट्रेनिंग न ली हो उसकी बाकायदा, आपको पता ना हो डेफिनेशन ड्रामे की क्या होती है, हिस्ट्री क्या है ड्रामे की, कहाँ बना है ड्रामा, कौन कौन से ड्रामे हैं। जब तक आपकी पूरी फुल्ली मालूमात ना हो, आप उस फील्ड में ना जाइए जिसमें आपको कुछ पता नहीं है। और अगर आप जाएंगे तो फिर आप यही करेंगे मस्खरापन जो हो रहा है आजकल। बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रही हैं आप। अच्छा, आप जैसे ये एक डायरेक्टर या राइटर पहले इतना ज्यादा कॉन्शियस हुआ करता था अपने काम के मामले में, जैसे आपके बारे में ये मशहूर है कि आप अपनी हीरोइन को बाकायदा चूज करती थी यूनिवर्सिटीज जाके, ऐसा है क्या कि बाकायदा कॉलेज यूनिवर्सिटी से ढूंढ के लेकर आती थी आप? कोई पूछता भी नहीं होगा। खैर हमारे जमाने तक तो हम डायरेक्टर और राइटर तीनों मिलके ही चूज करते थे। अच्छा। और बाद लड़कियों को तो हम घर से जाके रिक्वेस्ट करके लेके आए हैं। और वो चूंकि जाहिर है नाम भी मेरा हो गया था, इसलिए लोग दे भी देते थे। जैसे शहनाज शेख को मैं लेके आई थी, उसके घर गई थी, उसके वालिदैन से बात। शहनाज मेरी फैन भी थी, इसलिए वो राजी भी हो गई, वरना वो राजी होने वालों में से नहीं है। इसी तरह से शैला अहमद को भी मैं लेके आई थी। फिर मैं और शीरीन जाया करते थे और मुख्तलिफ जगह जहाँ हमें पता चलता था कि अच्छी बच्चियां हैं और ये काम कर सकती हैं।
क्योंकि मोहसिन साहब कहते थे कि देखो भाई मैं जाऊंगा तो मार खाऊंगा, एक आदमी आया है तो तुम दोनों जाओ। तो हम दोनों जाया करते थे और जाके बातें बना के लड़कियों को, एक कर्नल साहब बल्कि ब्रिगेडियर साहब की बेटी थी, उसको परछाइयां के लिए लाए थे। अच्छा, हर 2 एपिसोड के बाद वो नाराज हो जाते थे, वो कहते थे नहीं लड़की की पढ़ाई का हर्ज हो रहा है और उसे आप छोड़ दे, अब बस बंद। अब हम लोग फिर भागते हुए जाते थे कि सर ये तो बीच सीरियल में कैसे हटा देंगे हम इससे, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। थोड़े दिन आप देखिए, हम तो साथ रहते हैं, शिरीन है, मैं हूँ, तो हम तो 24 घंटे साथ रहते हैं इनके, हम तो कभी अकेले इनको नहीं छोड़ते, वो घर छुड़वाया जाता है इनको। तो खैर फिर उन्हें मना के ले आते थे। इसी तरह से नादिया खान की वालदा को मैंने फोन किया, उसे अच्छी लगी थी मुझे, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं इनके वालिद से पूछ के बता सकती हूँ। और थोड़ी देर बाद उनका फोन आया कि उनके वालिद ने कहा है कि अगर हसीना मोइन का ड्रामा है तो नादिया को मैं इजाजत दे रहा हूँ। फिर नादिया को मैं ले आई थी, तो नादिया बहुत अच्छी साबित हुई। तो इस तरह तमाम हीरोइंस जो हैं, इनको हम खुद ही जाके उनसे वालिदैन से बात करते थे, उनको तसल्ली देते थे। और ये अच्छे क्लास की थी ना, टच ऑफ क्लास हो ना, तो फिर वो आदमी अपनी शख्सियत बरकरार रखता है, वो उल्टे सीधे कामों में नहीं पड़ता। अब इन लोगों को ना मेकअप की फिक्र होती थी ना कुछ, सुबह करवा लिया बस, रात तक सारे सीन उसी में कर लिए। आजकल लड़कियां जो है वो सारे वक्त मेकअप की फिक्र में रहती हैं, बाल ऐसे हों तो मेकअप हर वक्त, हर शॉट के बाद मेकअप दोबारा से रीटच किया जाए। तो मेकअप से कुछ फर्क नहीं पड़ता, खूबसूरती से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपकी एक्टिंग, आपकी शख्सियत आपको आगे बढ़ाती है और आपको सिखाती है और आपको दिखाती है कि आप क्या हैं। जो रोल आपको मिला है, आपको पहले उसको सोचना चाहिए कि वो क्या हो सका है। सोचता तो कोई नहीं, क्योंकि आप 10 ड्रामों में काम कर रही हैं, क्योंकि आपको पैसे जमा करना है। तो वो रोल तो आप सिर्फ आके बोल देती हैं लाइनें, तो लाइनें बोलने से तो वो ये है कि वो कानों से टकरा के वापस चली जाती हैं। बिल्कुल। तो ये मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि आप अपनी हीरोइंस खुद चूज करती थी। अच्छा, तो उस वक्त आप जब देखती थी किसी को भी वो ऑफर करती थी, तो आपके जहन में क्या मतलब क्राइटेरिया क्या था कि ऐसी लड़की होनी चाहिए? वो जो हमने लिखा होता था ना, हाँ, जो कंसीव किया होता था कैरेक्टर, हाँ, उसके बारे में। अब जैसे ये सलीम नासिर थे, सलीम नासिर ने उस वक्त तक कोई भी कॉमेडी कैरेक्टर नहीं किया था, वो सीरियस कैरेक्टर करते थे या तारीखी ड्रामे कर रहे थे। लेकिन वो हम लोगों के कमरे में आके बैठते थे और बातें करते थे, तो वो मस्खरापन लगता था कि वो कर सकते हैं। तो फिर अनकही के लिए हमने उनको मामू चुना था कि नहीं आप करेंगे। उन्होंने बहुत जबरदस्त किया, बहुत आला, बहुत जबरदस्त। तो ये जो है ना, ये आपकी नजर राइटर की और डायरेक्टर की ऑब्जर्वेशन पावर बहुत जबरदस्त होना चाहिए कि वो लोगों को चेक कर ले कि ये कर सकता है या नहीं कर सकता है। शेहज़ोरी आपने देखा होगा, नीलोफर अलीम ने कितना जबरदस्त किया था। बिल्कुल। इसी तरह से रूही बानो कितनी अच्छी एक्ट्रेस थी, हमारे मुल्क में की मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट थी। खालदा रियासत कितनी बड़ी थी, बहुत। तो इन लोगों को हमने इस्तेमाल किया, जाहिर है वो ड्रामे कामयाब हुए, क्योंकि सिर्फ एक की मेहनत नहीं होती ड्रामे में। ड्रामे में राइटर की भी होती है, डायरेक्टर की भी होती है, आर्टिस्ट की भी होती है। ये टीम वर्क होता है, और जब तक आप टीम वर्क अच्छा ना हो काम नहीं चलता। तो टीम वर्क हमारा इसलिए अच्छा होता था कि हम सब मिल के बैठते थे, डिस्कस करते थे। अगर किसी आर्टिस्ट को थोड़ा सा परेशानी होती थी कि ये लफ्ज उससे नहीं बोले जा रहे हैं, तो फिर हम उसे चेंज भी कर देते थे कि चलो तुम्हारी जबान पे। जैसे एक ड्रामा स्कॉटलैंड में हम कर रहे थे, उसमें मैंने उसको लिखा था, जो लड़का था उसमें, कि वर्ड्सवर्थ ने ये कहा है, और वर्ड्सवर्थ की लाइनें थी उसमें। तो उसने मुझे कहलाया लड़की से कि हसीना आपा से कहो कि
मुझसे ये लफ्ज नहीं निकल रहा है, आप इसे चेंज कर दें। फिर मैंने उसे कीट्स कर दिया। मैंने कहा आसान है, कीट्स कह लो, और कीट्स की लाइनें डाल दी उसमें। तो ये होता है कि आपको अपने ऊपर, अगर आप नहीं बोल सकते कोई चीज तो गलत मत बोलिए। अंग्रेजी नहीं बोल सकते मत बोलिए, क्योंकि उर्दू के ड्रामा आप कर रहे हैं, अंग्रेजी का नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इससे मुझे याद आया, आपका जो अनकही ही ड्रामा था उसमें बच्चे का जो रोल था जिब्रान, और वो भी बहुत ही मशहूर, बहुत बहुत जबरदस्त वो रोल था, एक बहुत अच्छा किरदार था जिसको आज तक लोग याद करते हैं। और मेरा ख्याल है वैसा चाइल्ड स्टार भी हमें दोबारा नहीं मिला, और वैसा किरदार भी दोबारा बच्चों के लिए नहीं लिखा गया। बहुत बहुत खूबसूरत बच्चा था वो, बहुत अच्छा। अच्छा, उन्होंने, और तुमको पता है ये आइडिया कहाँ से आया था? कहाँ से आया था? ये मेरी सबसे जो बड़ी बहन है, हाँ। उनका पहला बेटा जो हुआ था, हाँ। उसके हार्ट में सुराख था। ओ, सही। हाँ, और वो हालांकि वो पिंक बेबी था, वो ब्लू बेबी भी नहीं था, लेकिन ये कि वो ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकता था, ज्यादा उसको मतलब मेहनत नहीं कर सकता था फिजिकली, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा हुआ था कि इसका ऑपरेशन करना होगा। लेकिन आपजान डरती थी, वो खुद भी डरता था, और वो नहीं करवा सकी ऑपरेशन, क्योंकि उनके हस्बैंड की भी जल्दी डेथ हो गई थी। बाद में खैर वो बच्चा भी खत्म हो गया। लेकिन ये कि वो जो आइडिया था वो वहीं से मैंने लिया था। और जिब्रान को चूंकि मैं बहुत पसंद करती हूँ, हाँ, खलील जिब्रान खलील की सारी जिब्रान। किताबें मेरे पास हैं, इसलिए मैंने सारे जुमले उसको शेक्सपियर के या जिब्रान के दे दिए थे, ताकि पता चले कि एक बच्चा जिसकी कोई बाहर की जिंदगी नहीं है, उसके अंदर की जिंदगी जो है वो कितनी रोशन है। वो जिब्रान को पढ़ता था, शेक्सपियर को पढ़ता था, बड़ी खूबसूरत बातें करता था, जिसपे के मामू डांटते भी थे कि उतनी बड़ी बड़ी बातें मत किया करो। हाँ। और बहन भी डांटती थी, लेकिन सब उससे प्यार भी बहुत करते थे। हाँ, उससे, उस किरदार से तो पूरे पाकिस्तान ने प्यार किया है और आज तक करते हैं। अच्छा, उन्हीं के हवाले से मैं आपको बताना भी चाह रही हूँ हसीना आपा कि इनका नाम जो चाइल्ड स्टार था, आप तो यकीनन जानती हैं, फैसल बिलाल थे वो, और उनसे मेरी अभी बातचीत होती है, बल्कि मैंने उनसे कहा भी था, तो उन्होंने आपको सलाम कहा है और आपका बहुत शुक्रिया अदा किया उन्होंने। अरे वाह, बहुत शुक्रिया उनका, मेरा भी सलाम कह देना। जी बिल्कुल। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। तो आप लोगों ने किसी चीज को पसंद किया तो ये तो मेरी खुश नसीबी है। और देखो, लफ्ज जो है ना, ये अल्लाह की तरफ से अता होते हैं, हम अपने आप से नहीं लिख सकते। मुझे कभी ये गुमान नहीं हुआ कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया है। मुझे हमेशा ये लगा कि अल्लाह ने अगर ये मेरे जहन में न डाला होता और ये सारी चीजें, तो मैं कभी नहीं लिख सकती थी। लेकिन अल्लाह ने डाला और मैं लिखती गई, वरना तो अगर आप कोशिश करें तो भी नहीं लिख सकते। बिल्कुल सही बात है। और खासकर कॉमेडी आप इस तरह नहीं लिख सकते जब तक कि आप खुद विटी ना हो, आपके अंदर जराफत ना हो, और अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आता ना रहे। तो जब मैं लिखती हूँ तो वो सवाल का जवाब खुद ही आ जाता है, वो लिखती रहती हूँ फिर मैं। तो ये क्या होता है लिखने का सिलसिला, मतलब किस वक्त में लिखा करती हैं? किसी भी वक्त आमद होती है या फिर बकायदा प्लान करके कोई रात का वक्त? आमद शामद कुछ नहीं होती थी। टीवी पे जब तक मैं रही वो तो बड़ा मतलब जॉब था एक तरह का, क्योंकि हर हफ्ते वही ड्रामा लिखा जाता था, वही रिकॉर्ड होता था और नेक्स्ट वीक वो ऑन एयर जाता था। तो आपके पास कोई वक्त नहीं होता था। मेरे 2 डायरेक्टर्स थे, शिरीन और मोहसिन अली साहब, जो बाद में फिर शोएब भी आ गए थे, फिर उसके बाद शहजाद खलील भी आ गए थे। तो इनसे डिस्कस मैं करती थी, मैं लिख रही होती थी तो ये लोग रिहर्सल करा रहे होते थे, और जब मैं लिख के देती थी तो उसके बाद ड्रामे के ऊपर बात होती थी, रीडिंग में करके दिखाती थी, ताकि लोगों को पता चले कि सही तलफ्फुज क्या है, गलत ना होने पाए। उसके बाद रिहर्सल होती थी, उसके बाद रिकॉर्डिंग होती थी, और फौरन ही जब वो रिकॉर्डिंग कर रहे होते थे, मैं नेक्स्ट एपिसोड पे काम कर रही होती थी। तो मैं तो वक्त ही नहीं मिलता था बिल्कुल। सही, इतना मुश्किल शेड्यूल। इतना टीवी पे तो बहुत ही, पीटीवी पे तो बहुत ही रेगुलर काम होता था और ऑन टाइम, 1 मिनट का फर्क नहीं हो सकता था, क्योंकि तो जमाने के जो लोग थे
वो सारे ट्रेन लोग थे, असलम अजहर साहब, आगा नासिर साहब, फजल साहब, जहीर भट्टी साहब, कमर आफ्ताब, मोहसिन अली साहब, शिरीन, शहजाद, शोएब मंसूर, ये शेख सब लोग जो मंसूर। थे ट्रेन लोग थे सही और बात। ड्रामा पढ़े हुए थे। अब जो लोग हैं वो ड्रामे से नावाकिफ है, वो बस कहानी बनाने के बना लेते हैं और जो कुछ लिखा हुआ उनको मिल जाता है, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग आती है उनको। सही बात है। रिकॉर्डिंग करने से नहीं होता, इसमें आधा हिस्सा उसका इमेजिनेशन भी शामिल होता है, जो रिकॉर्ड कर रहा होता है, जो डायरेक्टर होता है। बिल्कुल सही बात है। आजकल ये के अब नहीं हो रहा है, इसलिए आपको कमजोरियां नजर आ रही हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, आप ही का तन्हाइयाँ, जब वो दोबारा से उसका पार्ट 2 सीक्वल बनाया गया, तन्हाइयाँ एक नया सिलसिला के नाम से, तो उसकी कुछ एपिसोड्स आपने लिखी, फिर बाद में उनकी एपिसोड्स मोहम्मद अहमद ने लिखी, और मैंने सुना है कि आपको एतराज था उसके ऊपर, जो कहानी जिस तरह की बना दी गई थी, तो उसके पीछे क्या कहानी थी? मैंने पहला एपिसोड लिखा था। पहले तो जब मरीना ने मुझे ये डिस्कस किया तो मैंने उसको मना किया था। मैंने कहा था मरीना ये ना करो, ये सीरियल इतनी कामयाब हुई है, इतनी मशहूर हुई है, अब इसको रीमेक करोगी तो लोग उसे कंपेयर करेंगे पहली वाली से। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम वहां तक नहीं पहुंच सकती। अव्वल बात ये कि डायरेक्टर थे उसके शहजाद खलील, जो बहुत बड़े डायरेक्टर है हमारे, थे हमारे, और तुम डायरेक्शन करोगी तो जाहिर है तुम उस पल्ले की, पहला ड्रामा होगा तुम्हारा, तुम उस पल्ले की डायरेक्शन नहीं कर सकती। बिल्कुल। लेकिन मरीना ने कहा मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी, तो मैंने चलो पहला लिख दिया। उसके बाद मैं स्कॉटलैंड चली गई थी एक सीरियल करने, तो इन्होंने कहा कि फिर हम मोहम्मद अहमद से लिखवा लें। मैंने कहा लिखवा लो, क्योंकि मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर इन्होंने कहा कि शहनाज के बात करवा दीजिए। शहनाज ने कहा मैं बिल्कुल नहीं करूंगी कुछ। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा उससे कहिए कि एक खत लिख दे, आवाज अपनी दे दे। और मैंने शहनाज से बात की, तो पहले तो शहनाज राजी हो गई कि अच्छा सीना मैं आवाज दे दूंगी अपनी, लेकिन बाद में वो भी उसने कहा नहीं मैं नहीं दे रही, अगर ये गलत हुआ तो फिर सारा, मतलब वो पिछला जो आपने एक कारनामा किया था वो सारा मिट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो वो भी बैकआउट कर गई, मैं भी बैकआउट कर गई। और सच्ची बात ये है, जब बाद में मैंने देखा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। आप देखो, एक बड़ी छोटी सी लॉजिकल बात है कि 40 साल के बाद अगर आप इंसानों को वही दिखा रहे हैं, कबाचा वही हरकतें कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। इंसान मैच्योर हो जाता है, फिर वो दूसरी तरह की हरकतें करता है। वो ये नहीं करता दरख्त पे चढ़ के झांकेगा, इस तरह नहीं होता है। ना मरीना उस तरह शर्माएंगी, ना दूसरी हरकतें होंगी। तो वो सब गड़बड़ हो गया, फिर मैंने देखा ही नहीं वो। पहले तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मेरा नाम हटा दें इसमें से, मगर वो ये चक्कर था कि उन्होंने उसे ब्रांड बना दिया था, ऑलपर्स वालों ने ब्रांड नेम दे दिया था। तो उसने कहा कि अगर आपका नाम हटाएंगे तो ऑलपर वाले हट जाएंगे। मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं है भाई, मेरा नाम क्यों खराब कर रहे हो तुम लोग। फिर वो घर आए हमारे, सबके सब रो रहे, मरीना रो रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है दे दो, जो मर्जी है, मैं तो नहीं देखूंगी, लेकिन तुम लोग जो मर्जी आए करो। और खैर उससे कोई भी खुश नहीं हुआ। मुझे अफसोस भी हुआ कि उसने अपना इतना अच्छा नाम उसका वो भी खराब हुआ। बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही मशवरा दिया था। अच्छा, अब मेरे पास कुछ मैसेजेस भी हैं, कुछ सवाल भी और हैं, तो मैं मैसेज की तरफ आ जाऊँ ताकि इनका रह ना जाए। और पर ये बहुत आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, और मेरे जहन में तो था ही कि मुझे आपका इंटरव्यू लेना है, बहुत अरसे से कोशिश करी थी। इन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा बार बार इंस्टा पे मैसेज कर करके इन्होंने मुझे बोला कि नहीं आप हसीना मोइन का इंटरव्यू लें। तो ये हैं अरीबा, और इन्होंने आपको कहा है अस्सलाम वालेकुम हसीना मैम, आप मेरी सबसे पसंदीदा राइटर हैं,
आपके तहरीर करदा बहुत से ड्रामे मैंने देखे हैं और सभी मेरे पसंदीदा हैं। पड़ोसी, धूप किनारे, परछाइयाँ, अनकही, तन्हाइयाँ, इन सब से बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। और जो बात आपके ड्रामों में देखी है ना मैंने, वो आजकल के ड्रामों में बिल्कुल है ही नहीं और ना हो सकती है। बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अच्छा, अरीबा को मेरा बहुत सलाम कहना, बहुत शुक्रिया अदा करना, और बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने मुझसे कुछ सीख लिया। और जाहिर है देखो, तबीयत अगर आपकी माइल हो सीखने की तरफ और अच्छाई की तरफ तो खुद ही हो जाता है अच्छाई। ये बात है। बिल्कुल सही बात तो है। अच्छे लोग अच्छी चीजें पसंद करते हैं और सीख लेते हैं कुछ ना कुछ। अब लिखने वाला तो पूरी कोशिश करता है कि चलो आप 13 किस्तों में से अगर 3 बातें भी आपकी निकल के आ गई और किसी ने सीख ली, किसी को फायदा हो गया उससे, तो बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अस्मत आफरीदी ने आपसे कहा है कि मेरी तरफ से हमारे मुल्क की एक इंतहाई काबिल एहतराम और अजीम मुसन्नफ़ा मोहतरमा हसीना मोइन साहिबा को सलाम और खुश आमदीद कहते हैं ये, और कहते हैं हसीना साहिबा, हमें फ़क्र है आपके ऊपर। आप जैसे अजीम लोग जो हैं वो सदियों में पैदा होते हैं। आपसे एक सवाल है कि कहानी या कोई किताब या शायरी लिखने में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? और आपके बहुत सारे ड्रामे बहुत मशहूर हैं, आपका अपना पसंदीदा डायलॉग कौन सा है उसमें से? अगर याद है तो प्लीज सुनाएं, और अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी जिंदगी सेहत अता फरमाए। याद नहीं होगा लेकिन पसंदीदा ड्रामों में मेरा एक तो अनकही है और एक अंकल उर्फी है। वैसे हर एक में कुछ ना कुछ चीजें पसंद है मुझे, कुछ मतलब इस तरह हो जाता है। इंसान लिखते वक्त कुछ अच्छा भी लिख जाता है, कुछ कमजोर भी होता है, लेकिन ये कि आप लोगों ने पसंद किया, इसका बहुत शुक्रिया। मैं अपनी अम्मी से बहुत सुनती थी शहजोरी और अंकल उर्फी के बारे में। ये दोनों ड्रामे अभी तक मैंने नहीं देखे, लेकिन इंशाल्लाह ताला जरूर देखूंगी। अंकल मगर उर्फी, तुम अंकल उर्फी जरूर देख लेना। शहजोरी भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि स्टेज पे भी करूँ इंशाल्लाह। तो अगर हो सका। आजकल हालात ही ऐसे हो गए हैं कि हो ही नहीं सकता, इसलिए रुके हुए हैं। लेकिन मैंने बहुत तारीफें सुनी है हमेशा से। मतलब ये जितने ड्रामे हैं जैसे जो आए हैं वो हमारी पैदाइश से कुछ पहले के हैं, लेकिन अब मेरी अम्मी बहुत बड़ी फैन थी पाकिस्तानी ड्रामों की, तो वो बताया करती थी। फिर जब वो रिपीट में ना, ये तो सब मैंने 73 से लिखना शुरू किया। जाहिर है अब उस वक्त तुम नहीं होगी, लेकिन मुझे पता है सब। तुम्हारी अम्मी ने, घर वालों ने देखे होंगे, बिल्कुल। और बाद में फिर बच्चों ने देखे, क्योंकि आजकल की जो यंगस्टर्स आके मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप नए ड्रामे लिखिए, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अब देखे हैं ये ड्रामे। बिल्कुल, क्योंकि रिपीट, ये बहुत अच्छी बात है कि पीटीवी ना रिपीट करता रहता है, तो वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। बिल्कुल, तो वो सारी चीजें माशाल्लाह से, वो ड्रामे और सब कुछ, हम वो किरदार देखते हैं तो बहुत सीखते हैं वाकई, और बहुत इंजॉय करते हैं। जो कॉमेडी सेंस है आप लोगों का वो बहुत ही कमाल का है, तो वो आज तक वैसा दोबारा दिखने को नहीं मिल रहा। अच्छा, ये सवाल मैं थोड़ा सा लेट करना चाह रही थी, लेकिन अब ये बात हुई है तो मुझे बताएं, आपने लिखना छोड़ क्यों दिया ड्रामों के लिए? क्या? सॉरी, आपने क्यों लिखना छोड़ दिया ड्रामा? नहीं, ड्रामा लिखना मैंने छोड़ा पहले तो इसलिए था कि मैं बीमार पड़ गई थी। तो वो 2-3 साल तो मैं बिस्तर पे रही थी, तो वो छोड़ दिया था। उसके बाद जब मैं ठीक हुई और उठी, और उसके बाद माहौल कुछ अजीब ही बदल गया था, फिर मैं लिखने को जी नहीं चाहा, वो फिर मैंने लिखा ही नहीं। लेकिन बहुत जरूरत है। अब मैं लिख रही हूँ, अब मैंने लिखना शुरू किया है। वाह। एक अमेरिकन बेस फाउंडेशन है, डाइस फाउंडेशन। अच्छा। उन्होंने एक नया चैनल बनाया है वेबसाइट का, जिसका नाम है रिंस्त्रा। उस पे उन्होंने यूट्यूब पे देखना, वो अब उस पे ड्रामे उन्होंने छोटे छोटे शॉर्ट ड्रामे करवाना शुरू किए हैं। तो पहला ड्रामा मैंने लिखा है, वो अब रिकॉर्ड होगा जनवरी में, और उसके बाद फिर वो मेरे ख्याल में मार्च से शुरू होगा। अभी शुरू नहीं हुआ है वो। सही, तो उसका क्या नाम बताया आपने वेबसाइट का? एक दफा फिर बताएंगी? रिंस्त्रा। अच्छा, सही, ठीक है। RINSTRA। ओके, ग्रेट, जबरदस्त, ये मैंने नोट कर लिया। बिल्कुल हम देखेंगे इस ड्रामे को, और बहुत इंतजार भी था इस बात का, तो आपने बहुत खुशी की खबर हमसे शेयर की है। बहुत शुक्रिया।
चलो, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जी अच्छा। ओके, नहीं नहीं मैम, अभी थोड़ा सा टाइम और दे दें, कुछ सवाल आते हैं मेरे पास जो लिसनर्स की तरफ से आए हुए, फिर इंशाल्लाह ताला आपसे इजाजत लेंगे। ये निशान खान ने आपको सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से खुशामदीद और शुक्रिया कहा है हमें टाइम देने के लिए, और आपकी क्या तारीफ करूं, बहुत जबरदस्त आपने हमेशा लिखा है, आप हजारों में एक है। मेरा सवाल तारीफ ना करो बस। मेरा सवाल ये है कि अगर देखा जाए कि आजकल के टाइम में पाकिस्तान के सब ड्रामे अच्छे होते हैं, मतलब अगर हम कंपेयर करें दूसरे मुल्कों के मुकाबले में, और लेकिन आपको क्या लगता है कि पहले की और आजकल के ड्रामा सीरियल में तब्दीली क्या आई है? वो निशान इस सवाल का जवाब तो बहुत डिटेल में दे चुकी हैं हसीना आपा, तो मेरा ख्याल है आपने सुन नहीं, लिया होगा इसको। तब्दीली सिर्फ थोड़ी सी है कि हम अपने कल्चर से हट गए और हमने ड्रामे पे, पहले ये होता था कि हर किरदार जो था वो अपने किरदार को समझता था, पूरा स्क्रिप्ट उसे मिलता था, वो पढ़ता था कि ये आगे जाके क्या होगा, किस तरह से बदलेगा या किस तरह से इसमें तब्दीलियां आएंगी। अब कोई नहीं पढ़ता। अब आपको एक पेज मिलता है वहीं पे, और वहीं पे आप उसे पढ़ के और वहीं पे बोल देते हैं, तो फिर वो बात नहीं बनती। बस इतना सा फर्क है। सही तो सही। ये राइटर का भी कसूर है, ये ड्रामा बनाने वालों का भी कसूर है, चैनल्स का कसूर है, आर्टिस्ट का कसूर है। मतलब मना करते हैं वो कि जब तक मैं पूरा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ूंगा नहीं करूंगा, लेकिन अब नहीं मानते लोग। उनको 4 जगह करना होता है, 2 घंटे एक जगह देते हैं, 1 घंटा एक जगह देते हैं, तो वो भागते फिरते हैं। अब इस भाग दौड़ में कोई आदमी भी अपना रोल निभा नहीं सकता। अगर मैं एक रोल में अपने आप को डाल लूं जैसे कबाचा ने, तो वो दूसरी जगह वो दूसरा रोल नहीं अदा कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपके ड्रामों की खास बात ये भी है कि आपने कॉमेडी लिखी या सीरियस लिखा, जो भी लिखा, कोई किरदार दूसरे किरदार से मिलता नहीं है। मतलब टिम्मी एक बिल्कुल अलग किरदार है, कबाचा एक बिल्कुल अलग किरदार है, आफाक भाई का एक बिल्कुल अलग किरदार है, इनमें किसी में वो रिपीटेशन नहीं है कहीं पे। बस यही तो कोशिश की थी। कोशिश यही की थी कि जो भी लिखूं वो बेहतर से बेहतर लिखूं, और हमारे डायरेक्टर्स की भी यही कोशिश होती थी कि जो भी करे वो बेहतर से बेहतर करे। तो जब आप कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तो अल्लाह ताला भी साथ देता है। अच्छा मैम, इंडिया में आपने जो फिल्म लिखी थी हिना, उसके बारे में कुछ बताइए कि वो कैसे हुआ था, किस तरह से अप्रोच किया गया आपको, वो जो कहानी थी वो क्या थी? का ये था कि राज कपूर साहब 2 साल से मुझे ढूंढ रहे थे। उनकी कहानी है ना, उन्होंने लिखवाई थी ख्वाजा अहमद अब्बास से, और उन्होंने मेरे 2 ड्रामे देखे थे, एक रोशनी और एक अनकही। और उसके बाद उन्होंने ये कह दिया था कि इसके डायलॉग्स मैं हसीना मोइन से लिखवाऊंगा और उनको ढूंढू। अब वो जाहिर है मेरा नंबर मिलना तो इंडिया से मुश्किल था, बड़ी मुश्किल से उन्हें रेडियो टीवी का नंबर मिल गया, कराची टीवी का। तो उन्होंने बात की, तो जहीर खान ने बात की, तो जहीर को बड़ा ताज्जुब हुआ, उसने मुझे बुलवाया कि तुम्हारा फोन आया है बॉम्बे से राज कपूर की तरफ से। तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया, मैंने कहा मजाक हो रहा है, लेकिन खैर वो बाद में बात की तो उन्होंने कहा कि मैं उनका असिस्टेंट बोल रहा हूँ और आप घर का नंबर दे दीजिए, राज साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो रात को फिर राज साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि हसीना मोइन हमने ये लिखा है, हमने ये लिखा है और हम ये इसको आपसे लिखवाना चाह रहे हैं, तो प्लीज आप जो है इसको लिख दीजिए इसके डायलॉग्स। मैंने कहा देखिए, इसलिए पाकिस्तान हिंदुस्तान का मसला बड़ा गड़बड़ है, तो यहाँ से इजाजत मिलना मुश्किल होगी। कहने लगे नहीं, इजाजत आप ले लीजिए, क्योंकि हिना बनेगी नहीं अगर आपने नहीं लिखा। अच्छा, इस बात को 2 साल गुजर गए। एक दफा मैं शारजा में, उन्होंने मुझे बुलवाया, वहां मुलाकात हुई और उन्होंने मुझसे एक सीन लिखवाया। तो उनकी बेगम कहती है कि भाई हसीना आपने क्या गजब किया, वो सारे वक्त तो टेप पे वही सीन सुनते रहते हैं। तो मैंने कहा कि वो अब जो लिखवाया था वो तो लिख दिया था, लेकिन ये कि उसके बाद फिर इजाजत लेके पूरा लिखना बड़ा मुश्किल काम था। फिर मैंने इजाजत ली, फिर मैं इंडिया गई और बहुत शानदार इस्तकबाल उन्होंने किया, जो कि मैंने कभी किसी ने नहीं किया था। कि उन्होंने
पूरे इंडिया के सारे शहर खूबसूरत दिखाए मुझे। वाह। एक आदमी भेजा मेरे साथ और तमाम 5 स्टार्स होटल्स में ठहराया। मैं और मेरी बहन गए थे, तो हम दोनों वहां जाके उन्होंने कहा सारे इलाके जो आप देखना चाहती हैं, जो 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 कि जाहिर है मैंने नहीं देखे थे, मैं सही। बचपन में चली आई थी इंडिया से, जी जी। तो वो सारा कुछ देखा। और उसके बाद जब वापस आए हम, तो उन्होंने जो आखिरी दावत हुई राज कपूर साहब के घर में, उनकी बेगम भी बहुत स्वीट थी, बहुत अच्छी मेजबान थी, बच्चे उनके सारे। अच्छा, एक बात कितनी बड़ी है देखो, कास्टिंग के मामले में उन्होंने मुझसे बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं राजीव को, अपने छोटे बेटे को, उसका हीरो बनाना चाहता हूँ, हिना अच्छा का। अच्छा। मैंने कहा कि राज साहब अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ सजेस्ट करूं। तो उन्होंने कहा बोलिए। मैंने कहा देखिए, ये किरदार ऋषि अच्छा करेगा, क्योंकि ये किरदार जिस तरह का है ये ऋषि के ऊपर जाएगा, राजीव नहीं कर सकेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऋषि को कर देते हैं। फौरी बगैर 1 मिनट के तवक्कुफ के उन्होंने उसे चेंज कर दिया और उसे ऋषि को कर दिया। और बाद में फिर मैंने अपनी जो नीलोफर बख्तियार हैं, सॉरी जेबा बख्तियार जो मेरे तानसेन में काम कर रही थी मेरे सीरियल में, मैंने उसको सजेस्ट किया, फिर उससे बात करवाई और वो भी राजी हो गई। राज साहब तो खैर जिंदा नहीं रहे उस दौरान, लेकिन बाद में 1 साल के बाद उनके इंतकाल के रणधीर ने दोबारा मुझे बुलवाया और जेबा को बुलवाया, और उसके बाद फिर उसकी शूटिंग हुई। बहुत अच्छी फिल्म बनी थी। बहुत अच्छी फिल्म थी, बिल्कुल। तो उधर आपका, मैंने देखा है आपकी तस्वीरें दिलीप कुमार के साथ भी हैं और लोगों के साथ भी, तो सबसे मुलाकात हुई थी आपकी? दिलीप कुमार से तो मेरी मुलाकातें बहुत हुई हैं, क्योंकि जब मैं दोबारा सोनी के लिए एक सीरियल करने गई थी तन्हा, तो दिलीप कुमार साहब वहाँ करीब ही रहते थे। उनकी बेगम भी, वो बेचारी बिरयानी बना के भेजती थी, इतनी अच्छी थी वो। और जो सोनी की डायरेक्टर थी वो नाजिश, वो उनको जानती भी थी, तो वो हम लोग जाया करते थे, उनसे मिलते थे। फिर यहाँ पे आए पाकिस्तान में दिलीप साहब, तो हमारी मुलाकात हुई। फिर उन्होंने बताया, उनका जुमला मुझे सारी उम्र याद रहेगा। उन्होंने कहा हसीना बीबी, हमने आपकी अनकही एक रात में पलक झपकाए बगैर देखी है। अच्छा। ये बात जुमला इसमें थोड़ी सा मुबालगा भी है, लेकिन ये कि बात कहने की, इतना बड़ा एक्टर, इतना बड़ा इंसान अगर आपको दाद दे, इस तरह दे, तो आपको खुशी तो होती है। बिल्कुल सही बात है। वो कामयाब रही। फिर मेरी एक दोस्त, एक लड़की आई थी दिल्ली से, चंदा नारंग, वो ढूंढती हुई मुझे, उसने मुझसे एक सीरियल लिखवाई, कश्मकश। और उसकी सबसे खास बात मैं आपको बताऊं ये है कि दूरदर्शन पे जो उनका नेशनल टीवी है, आज तक किसी पाकिस्तानी का नाम नहीं चला। अच्छा। दूरदर्शन। और उस पर मेरी सीरियल 13 हफ्ते चली। मेरा नाम चला, हसीना मोइंस कश्मकश, और उसके साथ उसमें सॉन्ग था, टीना सानी ने गाना गाया था। और अरशद महमूद की म्यूजिक थी। वाह, जबरदस्त। ये सारा चलता रहा, और इंडिया में किसी, उस वक्त शायद हालात बेहतर थे, किसी ने एतराज भी नहीं किया, बड़ा धूमधाम से उसकी लॉन्चिंग हुई और सब कुछ हुआ, और वो बहुत कामयाब रही वहाँ। सही। इंडिया में लेकिन ये चीज है कि इंडिया वाले हमेशा आर्ट की, फन की कदर करते हैं। जितने भी लोग हैं सबका यही कहना है कि वो इसकी कदर करते हैं। क्या तो मजहब है ना, डांस और गाना वगैरह उनके शामिल है उनके मजहब में, तो वो उनको आर्ट और कल्चर बहुत ज्यादा है उनके यहाँ। तो वो जरा खूबसूरतियां ज्यादा दिखाते हैं, कलर आपने देखा होगा, कलरफुल सारा होता है, तो बहुत देखने में अच्छा लगता है।
बिल्कुल। अच्छा वैसे मुझे मेरी 3 लोगों से दोस्तियां हुई वो आज तक कायम है, और माशाल्लाह। हमारे दरमियान कोई ऐसी नफरत या कोई बुरी बात नहीं होती ना, हम कोई बात छेड़ते हैं, हम्म। लेकिन हमारी आज तक दोस्ती कायम है। माशाल्लाह, ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा अभी आपने कल्चर का जिक्र किया तो इससे मुझे याद आया कि आपके ड्रामों में एक जो कल्चरल चीज़ें भी मिलती हैं, उसमें मेहंदी मेहंदी जो होती है, माइयों, इस तरह के फंक्शंस भी दिखाए जाते हैं। वो हमारे चूंकि होते थे ना पहले हम्म हमारे यहाँ ज्यादा, हम्म। तो वो हमने अपने घर से लेके दिखाए थे। अच्छा। लेकिन ये कि बाद में अब तो खैर वो बंद कर दिए गए हैं सब हम्म लोगों ने, हम्म। मतलब टू अ- मच हो गया था, तो हमने कहा कि अब ये इसे खत्म करो, ये हाँ, सादगी इख्तियार करो। सही सही, मतलब अब नहीं होता, खानदानी जो तकरीबात होती हैं उसमें मेहंदी माइयों के फंक्शंस नहीं होते। हाँ, वो छोटे मोटे जो हम घरों के अंदर होते थे वो तो करते थे, हम्म। लेकिन अब तो इस पैमाने पे होने लगे हैं कि वो अच्छा भी नहीं लगता। तो हमने कहा कि हम्म ये तो मतलब दौलत का आप इजहार इतना क्यों दिखा रहे हैं, हम्म। खत्म करें इसे। बिल्कुल सही बात, तो आपकी फिर खत्म सादगी कर होती दिया। थी ना उसमें, ढोलक बजा लिया, सब लोग बैठ हम्म। गए एक कमरे में, आप जो दिखाती थी उन सीन्स में सादगी होती थी, जो शादी की तकरीबात हाँ, होती थी। छोटा मोटा तो दिखाया था, जैसे मैंने इसमें अंकल उर्फी में दिखाई थी, हम्म उसकी शादी शैला की हम्म हो रही थी, मेहंदी हो रही थी, शादी हो रही थी, हम्म लेकिन वो छोटी मोटी बस पैमाने घर के अंदर घर अंदर। के अंदर। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा मैं मुबारकबाद भी देना चाहूंगी, अभी आपके जो इंतखाबात हुए हैं आर्ट्स काउंसिल के, और माशाल्लाह से आप वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे वहाँ पे काम कर रही हैं, तो बहुत मुबारकबाद। और आपने मुझे बताया था कि हाँ, मैं भी कामयाब हुई हूँ हाँ, आर्ट काउंसिल में। जी जी। अल्लाह का शुक्र है, तो बस इधर क्या ये आपकी है। जिम्मेदारियां होती हैं, थोड़ा सा उसके बारे में मुझे बताएंगी, मतलब ये ड्रामे के ऊपर काम हो रहा होता है वहाँ पे। ड्रामो तो अभी तुम हमने देखा कि इस कोविड के जमाने में हम्म 2 महीने ड्रामे होते रहे, हम्म मुस्तकिल ड्रामे ओपन एयर में, हम्म क्योंकि मना किया था ना कि बंद कमरों में नहीं होगा कुछ काम, हम्म इसलिए ओपन एयर थिएटर जो था उसमें ड्रामे होते रहे। और हम्म लोगों को ये सख्त ताकीद थी कि वो पूरा मास्क पहन के आएंगे, ग्लव्स पहन के आएंगे, और हम्म वो बैठ के ड्रामे देखते थे, चले जाते थे। हम्म। सही। अब जो होगा वो, अब कल यौम तशक्कुर है हम्म इनका, हम्म वो भी ओपन में होगा। उसके बाद फिर जो अब सिलसिला पता नहीं कब से शुरू होगा, हम्म क्योंकि कॉन्फ्रेंस तो हो गई हमारी, उर्दू कॉन्फ्रेंस तो हो गई, हम्म उसमें यही रखा था कि एक सीट छोड़ के बिठाना था हम्म ताकि डिस्टेंसिंग रहे। हम्म तो अहमद शाह जो है वो बहुत मेहनत करते हैं, हम्म मतलब जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हैं। हम्म तो इसकी वजह से ये कामयाबी है, क्योंकि वो मेहनत करते हैं इसलिए उनके सारे साथी उनका साथ देते हैं, कोई पीछे नहीं हट सकता। हम्म और उनका मिजाज भी ऐसा है कि कोई ढील नहीं डाल सकता, हम्म सबको काम करना है, सबको अपना अपनी जिम्मेदारी निभाना है। हम्म तो और बाहर से लोग बुलाए जाते हैं, जो नहीं आ सके इस दफा उनको ऑनलाइन ले लिया गया, हम्म। उनकी गुफ्तगू सुनी गई अदब के बारे में। ये माशाल्लाह। सारी बातें हो रही हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। बिल्डिंग नई बन गई है, वाह। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बन गई है। ये जबरदस्त। चीजें जो हैं ये हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, इंशाल्लाह माशाल्लाह। देखना तो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। और मुझे उम्मीद है कि जो आपने उर्दू कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया और जो सारी सरगर्मियां हैं, इसके बाद इंशाल्लाह हमारा ड्रामा फिर उसी उरूज को, जो कि अभी जवाल का शिकार है, इंशाल्लाह फिर दोबारा छुएगा, और वैसे ही हम ड्रामे हाँ, बहुत दोबारा बेहतरीन फिर देखेंगे। वक्त होता है कि कभी जवाल कभी नशेब व फराज तो आते रहते हैं हम्म जिंदगी में, हम्म लेकिन ये लोगों को जब एहसास होगा कि गलत काम हो रहा है तो वो अच्छा करने लगेंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा हसीना आपा, सबको कोई मैसेज देना चाहेंगी इस वक्त जितने भी लोग आपको सुन रहे मैं सिर्फ ये बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, और यही कहूंगी कि अगर आप लिख रहे हैं तो अच्छा लिखिए, हम्म बामकसद लिखिए। हम्म अगर आप ड्रामे बना रहे हैं तो कौम के लिए एक पैगाम दीजिए, हम्म एक मकसद से लिखिए, हम्म बनाइए। हम्म और ये कि अपने मुल्क को सामने रखिए, अपने मुल्क की तरक्की की बातें कीजिए, मुल्क की तनज़्ज़ुली की बातें ना कीजिए तो अच्छा है, क्योंकि हमारा मुल्क जो है बड़ी मेहनत से बना है, बड़ी कुर्बानियों से बना है, हम्म और उसे हमें कायम रखना है, आगे बढ़ाना है,
और उसे हमें जगमगाना है, रोशन मुल्क बनाना है। तो प्लीज सबके सब मिलके कोशिश करेंगे तो यकीनन बन जाएगा। और अगर तो जाहिर है अंधेरा तो हो रहा है ना। बिल्कुल सही बात है। बहुत जबरदस्त मैसेज हसीना आपा, और मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। अगर आज इंटरव्यू में कोई सवाल, कोई चीज आपको लगा हो कि मुनासिब नहीं रही, कोताही हो गई हो मुझसे, तो मुझे प्लीज माफ कीजिएगा, क्योंकि आपके सामने मेरे लिए बात करना बहुत एक मुश्किल काम था। नहीं कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया बहुत तुम्हारा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और सारे लोग जो सुन रहे हैं उन सबको बहुत सलाम जी। और मुलाकात का तो खैर कोई जरिया नहीं है, लेकिन ये कि अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे और हम लोगों को भी सलामत रखे और ठीक रखे। मैं आपको तो कभी जहमत न देती कभी तो रहूंगी मुलाकात आगे, जब होगी। आपका ड्रामा आएगा जो आपने वेबसाइट का जिक्र किया इंशाल्लाह ताला, तो फिर मैं आपको एक दफा फिर जहमत दूंगी और हम उसके हवाले से भी बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चले मैम, बहुत ख्याल रखिएगा अपना। बेतहाशा हमारी आपकी हम सब लोगों की दुआएं आपके साथ हैं, आपकी सेहत के लिए, आपके आने वाले काम के लिए, आपकी लंबी उम्र के लिए। बस अल्लाह ताला सेहत आपको के लिए ताहयात दुआ रखे। करना। बिल्कुल, मियां इंशाल्लाह। सबको अच्छा रखे, सबको तंदुरुस्त रखे और पाकिस्तान से ये वबा, बल्कि सारी दुनिया से ये वबा खत्म हो जाए इंशाल्लाह, आमीन। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। आमीन। इंशाल्लाह फिर बात होती है आपसे। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।